नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी यूपी 53 में। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक और एक नई बात लेकर के उपस्थित हुआ हूं और इस पे मैंने काफ़ी सोच विचार किया और काफ़ी लड़कों का कमेंट आया था कि सर हर एग्ज़ाम में लूसेंट का एक अहम योगदान होता है, चाहे वो पीसीएस तक के प्री के एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। अगर आप देखेंगे तो हर पीसीएस वाले बंदे के पास भी लूसेंट पड़ी होती है और लूसेंट को हम लोग फैक्ट का ग्रंथ भी कहते हैं। तो दोस्तों, लूसेंट पढ़ना सबके लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि पीछे आगे से बच्चे पढ़ते जाते हैं और पीछे पीछे बच्चे भूलते जाते हैं। तो आपके सामने मैं एक नई स्ट्रेटजी से लूसेंट पढ़ाने के लिए आया हूं और मैं आपको एकदम हूबहू लूसेंट के ही पीडीएफ से आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको मेरे पे ट्रस्ट करना होगा और आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए। मेरा जो 3-4 साल का एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस है और जो भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से एनालिसिस किया है, मैं आपको लूसेंट में पूरा फतह कराऊंगा। और मैं आज आपको लूसेंट इतिहास से स्टार्ट करूंगा और लास्ट के पेज तक हम इसको कई पार्ट में ख़त्म करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक पार्ट में लूसेंट को ख़त्म कर पाना संभव नहीं है और संभव यह तभी होगा, तब भी 7-8 घंटे लग जाएंगे जब मैं केवल पढ़ता चलूं और आप इसे सुनते चलें। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं इंसाफ नहीं कर पाऊँगा लूसेंट के साथ अगर मैं इस तरीके से पढ़ाते चलूँ तो इस पे मैंने अपनी खुद की स्ट्रेटजी अपनाई है और यूट्यूब पे आपको इस तरह का लूसेंट कोई नहीं पढ़ाया है। आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है, चाहे जैसे भी दिया गया है, लेकिन आपसे मेरा वादा है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि दोस्तों आप बिल्कुल अलग तरीके से लूसेंट पढ़ोगे। काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया था और जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्लास में लूसेंट पढ़े हैं वो उनका मैं रिव्यू आपको ज़रूर दिलवाऊंगा और आप खुद ही अपना एक रिव्यू दोगे। तो सबसे पहले लूसेंट को पढ़ने से पहले हम कुछ बातों पे जिक्र करना चाहेंगे कि दोस्तों, मैं लूसेंट में आपको हर टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। जिस टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम के दोस्तों 80% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, हम उसी टॉपिक्स को पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके एग्ज़ाम की रणनीति बता दूं दोस्तों, तो आपके एग्ज़ाम की रणनीति क्या होती है आप इसे देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे तो लगभग 50% नंबर जो होते हैं, यह 50% जो क्वेश्चन होते हैं, यह आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके, और कुछ हूबहू पूछ लिए जाते हैं। 30% क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रीवियस ईयर के जो ये 50% क्वेश्चन होते हैं, तो मान लीजिए पूछा इस बार अकबर का राज्याभिषेक, तो अगले बार अकबर की पानीपत के द्वितीय लड़ाई को पूछ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों 30% ये पूछता है। फिर आप देखेंगे तो किसी भी एग्जाम में दोस्तों 20% टफ क्वेश्चन होते हैं और यह टफ क्वेश्चन एक टॉपर को भी बहुत कम मात्रा में आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी इस लूसेंट को पढ़ने में इस 50% और इस 30% टोटल मिलाकर के 80% को कवर करने में रहेगी। और इस 80% से मैं वादा करता हूं आपसे, आप किसी भी एग्ज़ाम के जीएस को क्रैक कर सकते हो और किसी भी एग्ज़ाम में आपका जीएस कभी भी गलत नहीं होगा। आप बस एक बार मेरे पे भरोसा करिए और आप अपने ये 3 डॉट पे जा कर के स्पीड को फास्ट करके पढ़िएगा, क्योंकि वीडियो 1-1 2-2 घंटे का मैं पार्टीशन करूंगा और फास्ट स्पीड में आप बार बार इस वीडियो को देखिएगा। आपको रियली बता रहा हूं दोस्तों, एक ऐसा समय आएगा 2 बार आप पढ़ लेंगे किसी भी सब्जेक्ट को, लूसेंट के ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूं, आपको पूरा क्वेश्चन रट जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट होंगे, मैं आपको क्वेश्चन जहां बनने वाले होंगे वहां बनाते
चलूँगा, और जहाँ हमारा मतलब का चीज़ नहीं होगा उसे हम बस पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे। और हम कोशिश यही करेंगे कि दोस्तों हम स्मार्ट स्टडी करें और इस 50% और इस 30% पे हम ध्यान देंगे। ये 20% पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा और आप पढ़ते रह जाएंगे। तो दोस्तों 80% से ही मुझे बस हम लोगों को सिलेक्शन लेना है, न कि हमें टॉपर बनना है। और टॉपर भी बनना होगा तो पहले आप इस 80% को कवर कर लीजिए, फिर मैं आपको उसकी रणनीति बताऊंगा कि आप कैसे इस एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में टॉपर बन सकते हैं। टॉपरों का क्या एक गुप्त योजना होता है। तो चलिए देर न करते हुए मैं इतिहास आज से शुरू कर रहा हूं, और आपका बस एक ही काम है दोस्तों कि आप स्पीड को फास्ट करके और काफ़ी 1.5 या 1.75 में स्पीड में देखिए, और आप मेरे बातों को ईयरफोन लगा के सुनिए और कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं, और आप इसे पढ़िए। और आपको न मज़ा आ जाए तो आप कहिएगा। मैं आपको पूरा लूसेंट कहानी के फॉर्म में ही पढ़ाऊंगा, जहां मुझे लगेगा वहां मैं कहानी आपको फॉर्म करके पूरा पढ़ाऊंगा, और आपको भी मज़ा आ जाएगा। क्योंकि बच्चे रटते हैं और मुझे उनका यह देख नहीं बनता है कि बेचारे पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन उसे याद नहीं कर पाते हैं, जो उसके सब्जेक्ट के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष इसी लूसेंट को जस्टिफाई करने के लिए आया हूं, और मैं भी एक इंसान हूं दोस्तों। तो मेरे से अगर कोई गलती हो तो उसे क्षमा करिएगा, लेकिन हर संभव मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको जिस मुकाम के लिए यहाँ ले कर के आया हूं और जो लूसेंट पढ़ाने आया हूं मैं उसमें हम आपको सफल करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि भारत का इतिहास। ठीक है, तो कह रहा है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा जाता है, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू ब्रैकेट में जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु इसे किस नदी के नाम जो ईरानी थे वो सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से पुकारते थे। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो सिंधु नदी के दाएं तरफ जो क्षेत्र स्थित था उसको वो हिंदू नाम से पुकारते थे। फिर आगे कह रहा है कि दोस्तों कि थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा लेते हैं। कह रहा है यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। पश्चिम का मतलब कि जो इराक ईरान जिधर से यात्री आते थे उधर फैल गया, और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। दोस्तों आप अगर ऐसे भारत का मैप देखोगे तो आप देखोगे कि जो ये राजस्थान मध्य प्रदेश वाला एरिया है ये पूरा विंध्य पर्वत है, और विंध्य के इधर उत्तर में भारत को बांटता है विंध्य पर्वत, और इधर दक्षिण में बांटता है। ठीक है, मैं आपको पूरा समझाते हुए चलूँगा। थोड़ा सा हम लेट ही पढ़ेंगे लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पूरे लूसेंट को हम ख़त्म करेंगे। तो आप लोगों से बस हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, फास्ट स्पीड में करके पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा आगे क्या कह रहा है कि दो भागों में बांटती है। फिर आगे कह रहा है कि उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। तो अगर आपसे अभी तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन अगर आपसे बाय द वे कभी क्वेश्चन बने कि विंध्य पर्वत के उत्तर में कौन सी भाषा बोली जाती है तो इंडो यूरोपीय, और विंध्य पर्वत के दक्षिण में कौन सी भाषा बोली जाती है तो द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमारा आगे क्या कह रहा है,
नोट दिया है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। मतलब कि भारत की जो जनसंख्या है उनकी नस्लों का जो मिश्रण है वो इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन वैसे उतना नहीं बनता है। आगे कह रहा है भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के जितने भी टॉपिक कवर हो सकते हैं 1 से 1.5-2 घंटे में हम कवर करेंगे और फिर हम बाकी को अगले वीडियो में ऐसे हम ख़त्म करते चलेंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लेंदी बनाने से बच्चे पढ़ते नहीं हैं और उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, लेकिन बच्चों आप लोग को एक बात बता दूं कि अगर आपको किसी भी एग्जाम में सफल होना है तो मैं आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक एक सीट पे 2-2, 300 बच्चों की फाइट होती है और आपको उनसे आगे होना है। 0.1 नंबर से लोग छट जाते हैं। तो प्लीज़ बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को पढ़ें चाहे ना पढ़ें, बट आप कुछ भी पढ़ें लेकिन मेहनत दिल से करिए, कमर तोड़ मेहनत करिए। जब तक कि आपकी कमर में दर्द ना उठ जाए तब तक आप अपनी कुर्सी में से ना उठिए। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है नोट में ही कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। तो आपसे बाय द वे अभी तक तो क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा, तो जर्मन के एक इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियरस, यह बांटते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्राचीन भारत भारतीय इतिहास के स्रोत। तो दोस्तों आपको पता होगा कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, अगर मुझे या हमें या किसी को भी प्राचीन इतिहास के बारे में जानना है तो उसे धर्म ग्रंथ का सहारा लेना पड़ेगा, ऐतिहासिक ग्रंथ का सहारा लेना पड़ेगा और विदेशियों का विवरण देखना पड़ेगा और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को देखना पड़ेगा, जिसके आधार पे वह व्यक्ति प्राचीन समय के बारे में जान सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा आगे क्या कह रहा है कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों कह रहा है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद को आप अंडरलाइन कर लीजिए, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। तो अब हमने आपको ये पढ़ के सुना दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या फॉर्मेट होते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ, तो आप कहोगे वेद है। फिर आपसे पूछेगा कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो आप कहोगे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। ये वो वेद व्यास जी नहीं हैं, ये वेद व्यास दूसरे हैं। ठीक है, तो वेदों के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और वेद क्या उपदेश देता है? वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश वेद देता है। जो आज हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, कहीं ना कहीं यह उपदेश वेद ने प्राचीन समय में ही दे दिया था। चलिए आगे फिर हम देखते हैं कि वेद आपसे पूछ सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन्हीं चारों वेदों को जब हम मिला देंगे दोस्तों तो इन्हें संहिता बोला जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बनाते हुए चलूँगा और आपको बस एकदम लगन से मेहनत से पढ़ना है और लगभग 40-50 वीडियो में मैं पूरे लूसेंट को ख़त्म कर दूंगा और आप पे बोझ भी नहीं बनने दूंगा।
1 डेढ़ घंटे से अधिक मेरा कोई वीडियो नहीं होगा। आप बस पढ़िए और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे कह रहा है, सबसे पहले हम ऋग्वेद को देखते हैं। तो ऋग्वेद को हम देखते हैं तो सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर इसमें से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बनने की संभावना है उसे मैं आपको बताऊंगा। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। होत्री को आप लोग गोल कर लीजिए। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ तक सबसे पहले आप जानते हैं कि ऋग्वेद क्या होता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। और आपने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा होगा कि जो हमारे वेद थे वो गाए जाते थे और गा करके सुनाया जाता था, और उसे जो भी उस समय के लोग वेदों को शिक्षा लेते थे वह उसे सुन करके याद करते थे। मतलब कि श्रोता सुन करके उसे याद करते थे। मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात थी कि वेदों को लिखा नहीं गया था और ऋग्वेद काल में वेदों को उच्चारण किया जाता था और उच्चारण करके गाया जाता था, और गाने के बाद से इसे श्रोता सुनते थे और वह उसे याद कर लेते थे। सोचिए कितना उस समय का उन लोगों का माइंड शार्प होगा कि यह लोग सुन करके याद कर लेते थे, ठीक है। और हम लोग लूसेंट पढ़ते हैं तो हम लोग लूसेंट को सही ढंग से याद नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए उसकी एक स्ट्रेटजी लाया हूं और मैं इस पे अपना शोध कर रहा हूं, आप बस इस पे रिजल्ट देना। चलिए तो अब यहाँ ऋग्वेद से क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? तो 1028 सूक्त होते हैं। और ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद से ये सारे क्वेश्चन बने भी हैं और बनेंगे भी आगे, ठीक है। जहां जो इंपॉर्टेंट होगा बताते चलूंगा। आगे कह रहा है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसे 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से हमेशा बनता है। सबसे पहले आप जानिए कि ऋग्वेद की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो वो भी जाहिर सी बात है, जब ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र करेंगे तो गायत्री मंत्र की रचना भी विश्वामित्र करेंगे। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनता है कि किस ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो आप देखेंगे कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और आप यहाँ देखेंगे कि सोम एक प्रकार का पौधा हुआ करता था जिसको लोग पूजते थे। तो आपसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल पूछे तो आप बोलेंगे गायत्री मंत्र सूर्य देवता सविता को समर्पित है। और 9वां मंडल पूछे तो आप बोलेंगे कि देवता सोम को उल्लेख करता है, जो कि एक प्रकार का पौधा था और लोग इसे पूजते थे। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। आप बस फास्ट स्पीड करके इसे वीडियो को देख डालिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे अभी तो कभी क्वेश्चन इससे बना नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाले को होत्री बोलते हैं यही बना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसके 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे खील कहा जाता है। जब बाद में वेदों को लिखा गया, जब तो ऋग्वैदिक काल में तो लिखा नहीं गया, बाद में लिखा गया तो उसे खील कहा जाता है 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को। अब आप देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है कि चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त, जिसके अनुसार
4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। चलिए मैं पहले पढ़ूंगा और फिर आपको समझाऊंगा। यहाँ आपसे कह रहा है कि जो चातुर्वर्ण समाज की कल्पना की गई, मतलब कि वर्ण समाज की जो कल्पना की गई, जिसमें बोला गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जिसमें ब्राह्मणों को क्या बोला गया कि यह ब्रह्मा के मुख से, और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, और वैश्य उनकी जंघाओं से, और शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या उल्लेख है। तो या तो दे देगा 4 वर्ण, या तो दे देगा पुरुष सूक्त। ठीक है, ये 2 ऑप्शन देता है, तो आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, हमारा आगे क्या कह रहा है। 1 मिनट, ये अथर्ववेद आ गया, ऋग्वेद के बारे में यहाँ और दिया है। चलिए, क्योंकि मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, ओरिजिनल पीडीएफ लेकर के, तो थोड़ा सा इसके लिए सॉरी चाहता हूँ थोड़ा सा। चलिए आगे कह रहा है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द, जिसको अधन्य बोलते हैं, अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हमेशा पूछता है कि ऋग्वेद में अधन्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यह गाय से होता है। और सॉरी दोस्तों, गलत मैंने बता दिया थोड़ा सा, अधन्य शब्द का संबंध गाय से है, थोड़ा सा टंग स्लिप कर गया। और अधन्य का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य पशु। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछेगा अगर अधन्य का अर्थ, तो आप बोलेंगे न मारे जाने योग्य पशु, और इसका संबंध किसको है, गाय से है। मतलब गाय को ऋग्वैदिक काल में अघन्य बोला जाता था। आगे कह रहा है, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ये तो आप समझ गए होंगे। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में इन्होंने बताया है। तो आप सिंपल सी बात जानिए कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को ईसा पूर्व करते थे, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और ईसा मसीह का जन्म 1 शताब्दी में हुआ है। यहाँ से जो हमारा सीधा सन आज हम जिस वर्तमान समय में जी रहे हैं, इसे हम कहते हैं एडी एनो डोमिनी, मतलब कि ईस्वी। मतलब कि जो बिफोर क्राइस्ट हैं वह उल्टा चलते थे, जैसे 500, फिर 499, फिर 498। और जो आज का समय है वो कैसे चलता है, 1 2 3 4 5। तो आप बस इतना ही जानिएगा कि ईसा पूर्व क्या होता था, कि बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के पूर्व के समय को ईसा पूर्व बोलते थे, और ईसा मसीह के बाद के जन्म के बाद के समय को ईसवी बोला जाने लगा। तो यहाँ मैं पूरा पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करूँगा, आपको कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। जहाँ पढ़ने की ज़रूरत होगी, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि आपको मैं इम्पोर्टेंट टॉपिकों से परिचय कराऊँगा, और फालतू की टॉपिकों को हमें छोड़ देना है, पूरी किताब को कभी भी नहीं पढ़ना है। हाँ, वहाँ से जो हमें लगेगा वो हम उसे निकाल लेंगे। चलिए आगे कह रहा है, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है ना। चलिए आगे कह रहा है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि इंद्र जो थे यह युद्ध और वर्षा के देवता थे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट देवता थे उस समय के लोगों के, तो अगर आपसे पूछे कि इंद्र के लिए कितने प्रकार की ऋचाओं की रचना की गई है, तो आप बोलेंगे 250। और अग्नि भी उस समय की इम्पॉर्टेंट देवता थे, इनके लिए पूछे तो 200 ऋचाओं की रचना की गई है। चलिए आगे चलते हैं। तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण का स्थान है, तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान होता है। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कौन सा, ये 1 मिनट, थोड़ा सा पीडीएफ है ना, तो थोड़ा सा हल्का सा इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब यजुर्वेद हम पढ़ेंगे। ठीक ठीक ठीक, यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद हमारा क्या आएगा, यजुर्वेद। चलिए यजुर्वेद को हम देख लेते हैं। तो यजुर्वेद में हमारा क्या कह रहा है,
यजुर्वेद कि सस्वर पाठ करने के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब कह रहा है कि इसको गाया जाता था, सस्वर पाठ किया जाता था मंत्रों तथा बलि के समय, ठीक ना, मंत्रों तथा बलि के समय। इसे पाठकर्ता को अर्धवयु कहते हैं। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता था, तो अर्धवयु कहा जाता है। अगला कह रहा है कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बना है और हमेशा बनता है कि यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है, तो ये यजुर्वेद में मिलता है और इसी यजुर्वेद पढ़ने वाले को अर्धवयु कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि यजुर्वेद से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो आप बोलोगे यजुर्वेद। तो अभी तक हमने क्या देखा, कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है यजुर्वेद से कि सबसे पहले तो बनेगा कि इसके पाठककर्ता को अर्धवयु कहते हैं, और फिर आपने क्या देखा कि नियमों एवं विधि विधानों का संकलन जो होता है यजुर्वेद में है, और आपने देखा कि यह एक ऐसा वेद है यजुर्वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब सामवेद पे चलते हैं। सामवेद क्या कह रहा है कि साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठककर्ता को उद्राति कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि सामवेद, चलिए सामवेद पढ़ने वाले पाठककर्ता को क्या कहते हैं, तो उद्राति कहते हैं। और संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है दोस्तों, तो अधिकतर लड़के यजुर्वेद को मार देते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सस्वर वाली चीज़ें देखी, लेकिन यजुर्वेद आप सिर्फ मारिएगा मंत्रों तथा बलि के मामले में, ठीक है, और गद्य और पद्य के मामले में। लेकिन सामवेद संगीत का जनक कहा जाता है। स से सामवेद और स से संगीत। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट देखते हैं क्या कह रहा है नोट में कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। मतलब कि यजुर्वेद और सामवेद एक ऐसा वेद है जिसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। जैसे कि आपको ऋग्वेद में तीसरा मंडल, चौथा मंडल, आठवां मंडल, 10वां मंडल मिलता है, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, आपने अभी देखा यजुर्वेद में मंत्रों और बलि के समय गाया जाता था और सामवेद संगीत का जनक है, और जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए अब अथर्ववेद को हम देख लेते हैं। वीडियो देखें, 27 मिनट हो गया। चलिए अथर्ववेद को हम देखते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनेगा दोस्तों सबसे पहले कि अथर्ववेद की रचना किस ऋषि के द्वारा है, तो यह अथर्वा ऋषि के द्वारा रचा गया है। और सबसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो दोस्तों अथर्ववेद करता है। चलिए आगे आप देखेंगे कि अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र इन्हीं सबों की बात की गई है, और कुछ चिकित्सा और मार्गों की खोज और रोग निवारण इस तरह की बात की गई है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अथर्ववेद को। ठीक है दोस्तों, चलिए अथर्ववेद के ही कुछ पार्ट्स बचे हैं, देख लेते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्ध का अच्छा चित्रण मिलता है। अगर आपसे पूछेगा कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, तो आप कहोगे अथर्ववेद में। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता
होता है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि सभा एवं समिति को किसकी दो पुत्रियां कहा गया है, तो आप बोलोगे प्रजापति की। और आपसे पूछ लेगा कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो दोस्तों आप कहोगे अथर्ववेद। अच्छा, यहाँ पे एक आपको नई जानकारी और दे देता हूँ। सभा जो थी वह कुलीन वर्गों की सभा थी और समिति जो थी वह सामान्य लोगों की सभा होती थी। चलिए आगे क्या कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। आपको ये पता ही होगा दोस्तों, अधिकतर लोग को पता होगा कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे अंतिम तथा लास्ट वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। बाद का वेद अथर्ववेद है। चलिए अब हम वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई और ये 6 वेदांग थे शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। दोस्तों होता क्या है कि वेदों को जल्दी लोग पढ़ नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। उस वेदों को समझने के लिए 6 प्रकार के वेदांगों की रचना की गई, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। यहां आपसे क्वेश्चन बनता है कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 6। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इसमें से 5 हैं मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। दोस्तों आप यहाँ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुराणों की संख्या कितनी, तो 18, वेदों की संख्या कितनी, तो 4, और वेदों को पढ़ने के लिए वेदांग की संख्या कितनी, तो 6। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप जान गए। तो पुराणों की संख्या 18 और इस पुराणों के रचयिता का नाम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा, ये दोनों लोग माने जाते हैं। ठीक है। और आप देखोगे तो इसी पुराण में राजा की वंशावली पाई जाती है, जो कि मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्राह्मण एवं भागवत, ठीक है, जो होते हैं इसी में राजा की वंशावली पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेमवर्क नहीं किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि कौन सा प्रमाण सबसे प्राचीन है, तो आप कहेंगे मत्स्य पुराण। ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। एक्चुअली में दोस्तों जब पुराणों की और वेदों की रचना हो रही थी ऋग्वैदिक काल में, तो वहाँ की सामान्य भाषा ही संस्कृत बन गई थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में संस्कृत ही बोला जाता था, इसी वजह से सारे चीज़ें संस्कृत में ही होंगी। ठीक है, आपको यहाँ कहानी की तरह समझाते भी चल रहा हूँ। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन फॉर्म कर देगा कि क्या स्त्रियां और शूद्र पुराण सुन सकते थे, यस या नो। ऐसे ही मान लीजिए हम फॉर्म कर दे, तो आप क्वेश्चन के फॉर्म में कहिए यस, ये बैठ के सुन सकते थे, बस वेद को यह पढ़ नहीं सकते थे। आगे कह रहा है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि स्त्री की गिरी हुई स्थिति किस संहिता में है, तो आप बोलेंगे मैत्रेयी, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, या आपसे पूछ देगा कि किस संहिता में जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया, तो आप बोलेंगे मैत्रेयी संहिता। चलिए आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, तो ठीक है, इसको बस आप पढ़ लीजिए, आगे बढ़िए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। पूछेगा कि कौन से उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो आप कहोगे दोस्तों जबालोपनिषद। आगे स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति है और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो मनुस्मृति क्या है, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति ग्रंथ है, और यह शुंग काल का एक क्या है, मानक ग्रंथ है। आगे देखते हैं।
जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। आपसे यहाँ क्वेश्चन फॉर्म करेगा कि जातक कथा किस धर्म से संबंधित है, तो आप कहोगे बौद्ध धर्म से। और आपसे पूछेगा कि कथा वस्तु किसकी प्रमुख रचना है या किसका ग्रंथ है, तो हीनयान का। या आपसे ये भी पूछ लेगा कि महात्मा बुद्ध का जीवन चरित एवं कथानक किस में वर्णित है, तो ये हीनयान के द्वारा रचित ग्रंथ कथा वस्तु में। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको थोड़ा सा मजा आ ही रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि मैं क्वेश्चन फ्रेमवर्क भी कर दे रहा हूं। और जैसे ही एक टॉपिक हमारा खत्म होगा, हम इसी लूसेंट का प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे। और अब बताइए, आपको सिलेक्शन से जीएस में कौन रोक पाएगा? आप बस पढ़ने पे जोर दीजिए, भगिए मत। आप कमर तोड़ मेहनत करिए और वीडियो को फास्ट स्पीड करके पढ़ लीजिए 2-3 बार। चलिए आगे चलते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। मतलब कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलेंगे कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। बाकी जैन धर्म के क्वेश्चन को हम जैन धर्म वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, यह 15 अधिकरण हैं। यह 15 अधिकरणों में 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार बनते हैं। सबसे पहले तो पूछ देगा अर्थशास्त्र, चाणक्य का दूसरा नाम, तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये दोनों आप याद रखिएगा, क्योंकि विष्णुगुप्त अधिकतर लोगों को याद नहीं रहता है। और आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं, तो दोस्तों आप बोलेंगे कि चाणक्य हैं या कौटिल्य हैं या विष्णुगुप्त हैं, तीनों नाम एक ही हैं। आपसे कभी भी यह क्वेश्चन नहीं बना है कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों और प्रकरणों में बटा हुआ है, लेकिन आप जानिए कि 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में बटा हुआ है। और आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र से, जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र है, उससे किस काल का पता चलता है, तो मौर्य काल का। तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ बनेगा कि अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है, तो आप बोलेंगे राजनीति के विषय से है। यहाँ लड़के इकोनॉमिक्स के विषय को टिक कर देते हैं, लेकिन 80% इसमें राजनीति की बात है और 20% मौर्य काल के प्रशासन, शासन और इकोनॉमिक की बात होती है। तो आप इसे कहेंगे अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन ही हमेशा गलत होता है, तो आप आसान क्वेश्चन को सही करने पे ध्यान दीजिए। चलिए, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। देखिए, सबसे पहले तो आप इसमें ये देखिएगा कि सबसे ज़्यादा संस्कृत में ऐतिहासिक घटना लिखने का प्रयास किसने किया, तो आप बोलेंगे कल्हड़ ने किया। और कल्हड़ की ये जो पुस्तक है राजतरंगिणी दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास की चर्चा है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। आपसे पूछेगा कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस में है, तो चचनामा में है और इसके लेखक अली अहमद जी हैं। आगे कह रहा है अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। सबसे पहले तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन यही बनेगा कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो आप कहोगे पाणिनि। और इससे मौर्य के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये नहीं पूछता है, बस आप इतना जानो कि पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक हैं। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है।
आगे कह रहा है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, योग दर्शन पतंजलि के द्वारा है और यह पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, पुरोहित रहेंगे। और पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तक महाभाष्य, याद रखिएगा, जिसमें शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो भी लेखक आ रहे हैं, जो भी इतिहासकार आ रहे हैं, जो भी दरबारी कवि आ रहे हैं, वह उस दरबार, जिसके दरबार में रहते थे, उसके दरबार के ही बारे में लिखते हैं। एक्चुअली में होता क्या था कि जो दरबारी कवि होते थे या दरबारी लेखक होते थे, वो ये सोचते थे कि हम अपने राजा के बारे में जितना भी बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो उनको राजा भूमि दान देगा और अच्छे खासे गिफ्ट भी देगा। तो इस गिफ्ट को पाने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का ये अपनी बातों में प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जब चलेंगे अब चंद्रगुप्त द्वितीय के पास, तो आप देखेंगे कि उसमें दिखाएगा कि कैसे महाराजा धीराज तक की उपाधि धारण कर लेता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार इसी वजह से लेखकों ने हर जगह दिखाया है। चलिए अब हम आते हैं कि विदेशी यात्री कौन कौन से आए। तो इसमें यूनानी रोमन लेखक, सबसे पहले टेसियस को देख लेते हैं। तो यह ईरान का राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से अविश्वसनीय है। चलिए टेसियस बस आप जानिएगा ईरान का राजवैद्य था, पूछता नहीं है। चलिए हेरोडोटस को देखते हैं। हेरोडोटस में दो चीज होगी दोस्तों कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है, और हिस्टोरी का किसकी पुस्तक है, तो हेरोडोटस की। बस यही दो चीजें आपको इसमें जाननी है। चलिए आगे कह रहा है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस और आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, एक मिनट। मेगास्थनीज को देख लेते हैं। तो मेगास्थनीज दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति होता है, जल सेनापति सेल्यूकस निकेटर होता है, थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर होता है, और जल सेनापति कौन होता है, निर्याकस होता है। याद रखिएगा वो दोनों सिकंदर के सेनापति हैं। तो मेगास्थनीज जो था इसी थल सेनापति जो सेल्यूकस निकेटर है उसका राजदूत था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और यह अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखता है। और इस इंडिका को जब आप पढ़ोगे तो मौर्ययुगीन साम्राज्य की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि मेगास्थनीज की रचना तो इंडिका, और मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। डाइमेकस को देख लेते हैं। बस इसमें पूछ लेता है कि यह किस नरेश का राजदूत था, तो यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। कौन, डाइमेकस। और यह बिंदुसार मतलब कि चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी जो उसका पुत्र बनता है बिंदुसार, उसके दरबार में आता है। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए डायोनीसियस, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अशोक के दरबार में आता है, और यह मिस्र नरेश टालमी फिडेल्फस का क्या होता है, राजदूत होता है। तो देखिए दोस्तों कैसे, अब जैसे मान लीजिए आप देखेंगे सबसे पहले मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य आता है, फिर कौन आता है, बिंदुसार उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र कौन आता है, अशोक बैठता है गद्दी पे। तो आप देखिए क्रम याद कर लीजिए कि मेगास्थनीज कब आएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आएगा। डाइमेकस कब आएगा, तो बिंदुसार के समय में आएगा। और डायोनीसियस कब आएगा, तो यह अशोक के समय में आएगा। मेगास्थनीज की प्रमुख पुस्तक इंडिका है, और डाइमेकस और इसकी डायोनीसियस की कोई प्रमुख पुस्तक नहीं है जो कि ज्ञात हो। ठीक है ना। तो आप बस इसे क्रम को जानिएगा, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट से। आप टालमी में बस जानिएगा कि भारत का भूगोल नामक एक इसने पुस्तक लिखा था। कभी पूछा नहीं जाता है और ना कभी पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है, संभावना बन भी सकती है 1%। ठीक है। चलिए आगे कह रहा है प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी। ये भी आप हटा दीजिए क्योंकि हम लोगों को इतना फैक्ट याद नहीं करना है, हम लोगों को 80% पे वर्क करना है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी था, इसका तो पता ही नहीं चलता है कि यह किस समय का कवि होता है। चलिए अब चीनी लेखक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फाहियान।
फाहियान आप देखोगे दोस्तों कि गुप्त वंश में आप देखोगे कि सबसे पहले चंद्रगुप्त बैठता है, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। तो जो गुप्त वंश का तृतीय शासक होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके दरबार में फाहियान आता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य वाले को आप लोग टिक मत कर दीजिएगा, यह गुप्त वंश का है। गुप्त वंश में दो चंद्रगुप्त के नाम से हैं, चंद्रगुप्त प्रथम जो कि इसका प्रथम राजा होता है, फिर समुद्रगुप्त आएगा और फिर कौन आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था और इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया और वहाँ की जनता को सुखी एवं समृद्ध बनाया था। और फाहियान याद रखिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में कुछ एकत्रियाँ भी लेने आया था। चलिए संयुगन को देखते हैं, यह 518 में आया और यह भी केवल बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, तो ये ना याद करिएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया, फाहियान याद रखिएगा। अब आ जाता है और भी इंपॉर्टेंट वेनसांग। ये फाहियान और वेनसांग यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूछता है। तो फाहियान कब आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में, जो कि गुप्त वंश का तीसरा शासक होता है। और वेनसांग कब आता है, तो ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन याद रखिएगा दोस्तों। ह से वेनसांग और ह से हर्षवर्धन, मतलब कि यह हर्षवर्धन के शासन काल में आता है। कौन, वेनसांग। ठीक है दोस्तों, और यह लगभग भारत में रहता है। और यही वेनसांग और जो हुआन तुसुंग एक यात्री होता है, दोनों नालंदा में जा करके अपनी पढ़ाई को करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट होगा हमें उतना ही जानना है। हाँ, वेनसांग की एक रचना है सीयू की, इसे आप जानते रहिएगा। ठीक है, पूछ सकता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि वेनसांग जब अध्ययन करने आया नालंदा विश्वविद्यालय में, तो आप देखेंगे कि यहाँ इसके आचार्य जो थे वो शीलभद्र थे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि वेनसांग के समय में वहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, तो शीलभद्र जी थे। और यह विश्वविद्यालय आपको पता है दोस्तों कि बौद्ध दर्शन के लिए ही प्रसिद्ध था। अब आपको मैं यहाँ एक और जानकारी दे देता हूँ, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो तीनों की स्थिति आप जान जाइए दोस्तों। मान लीजिए भारत का मैप है और यह बिहार है और यह बंगाल है, तो यह बिहार में आपका नालंदा विश्वविद्यालय था और यहीं बंगाल में आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। और यहीं पे सिंधु नदी के तट पर आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में दोस्तों चला गया है। तो ये कई बार क्रम लगाने को आ जाता है और लड़के तक्षशिला को भी कहाँ कर देते हैं, टिक, अपने बिहार में टिक कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इत सिंह, तो इत सिंह के बारे में भी आपको कुछ नहीं जानना है, बस जानिए कि यह अपने काल के विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बंगाल वाला था उसी का थोड़ा सा चर्चा करता है। चलिए अब अरबी लेखक हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अरबी लेखक हम देख लेते हैं कौन कौन से थे दोस्तों। तो अरबी लेखक में आप देखेंगे कि अल बरूनी होगा। तो अल बरूनी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। यही महमूद गजनवी था जो कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और तुर्क आक्रमणकारी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अल बरूनी किसके दरबार में था, तो याद करिए महमूद गजनवी के दरबार में था। इसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है किताबुल हिंद, या इसी को बोलते हैं तहकीके हिंद, जिसका हिंदी में है भारत की खोज। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले अल बरूनी किसके दरबार में आया, किसके साथ आया, तो भारत, तो आपको पता है कि महमूद गजनवी के साथ आया था। और इसकी किताबों का नाम क्या है, किताबुल हिंद। इसी किताबुल हिंद को तहकीके हिंद भी बोल देते हैं। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे पुटअप नहीं किया जाएगा। इब्न बतूता याद रखिएगा दोस्तों, यह इब्न बतूता जो होता है, यह इब्न बतूता तुगलक वंश में आता है और यह क्या करता है, रेहला नामक किताब लिखता है। याद रखिएगा किस नामक किताब लिखता है, रेहला नामक किताब लिखता है। और इसमें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इससे प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर देता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इब्न बतूता की रचना क्या है, रेहला है। और आप ये भी याद रखिएगा कि किसके काल में आया था, तो ये तुगलक वंश में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। और इसे किस
यात्री को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया? तो आप बोलेंगे इब्न बतूता को। ठीक है दोस्तों, तो आपने दो ही अरब यात्रियों को देखना है, अलबरूनी और इब्न बतूता। फिर से रिवीजन कराता हूँ, अलबरूनी आया महमूद गजनवी के समय में और इसकी दो रचना है, किताब उल हिंद और तहकीक हिंद, मतलब सॉरी किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, दोनों एक ही रचना है, नाम अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा इब्न बतूता जो रेहला नामक किताब लिखता है और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में था और मोहम्मद बिन तुगलक इससे प्रभावित होकर के क्या करता है, दिल्ली का काजी या न्यायाधीश, दोनों एक ही को बोलते हैं, नियुक्त कर देता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। कुछ अन्य लेखक आए थे, इस अन्य लेखक में बस आप तारानाथ को जानिएगा कि यह एक तिब्बती लेखक होते हैं और कंग्यूर और तंग्यूर नामक रचना किए रहते हैं। तो आपसे कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक रचना किस लेखक के द्वारा की गई? तो आप बोलेंगे तारानाथ के द्वारा। इसके अलावा अब कुछ भी नए यात्रियों में पूछेगा दोस्तों, और आपको मुझे उम्मीद है कि आपको याद होते चल रहा होगा। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। रात के 3-4 बज रहे हैं और पसीने से भीगा हुआ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूं, काफ़ी मैंने सोचा और एक नया शोध लेकर के आ रहा हूं। आप लोग इसका रिजल्ट दीजिएगा, क्योंकि अब तक के यूट्यूब के इतिहास में कोई भी बंदा लूसेंट इस तरीके से नहीं पढ़ाया है। आप सर्च मार करके देख लो, मैं आपको लूसेंट के PDF से जितने क्वेश्चन बनेंगे सब बता रहा हूं और आपको इसके प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। चलिए, कॉन्सेप्ट भी देता चल रहा हूं। चलिए अब आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अब आप कहेंगे दोस्तों कि यह अंग्रेज कैसे? तो मैं आपको ये बताऊंगा कि उस समय अंग्रेजों के अधीन ही हमारा भारत था। ठीक है, मतलब कि अंग्रेज उस समय शासन कर रहे थे और वह क्या करते हैं, यह जब रेलवे का निर्माण होता है तो उसी समय वो ईंटें जब हड़प्पा के मिलते हैं धीरे धीरे, तो इस तरह से वो खोजते हैं और सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो होता है यह पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। चलिए आगे कह रहा है 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जिसको एशिया माइनर कहा जाता है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य के नाम मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेगा कि किस वैदिक देवता, मतलब या मित्र, वरुण, इंद्र कुछ भी दे देगा, का किस अभिलेख में नाम मिलता है? तो बोगाज कोई में। तो बोगाज कोई में किसका किसका नाम मिलता है? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट देवता उस समय के होते हैं। आगे कह रहा है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ में प्राप्त होता है। चलिए आगे हम चल रहे हैं। तो आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख में है। दोस्तों इसे आप रट जाइए, आपसे पूछेगा सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया? तो दोस्तों आप बोलोगे हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। आगे कह रहा है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। चलिए आगे कह रहा है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। दोस्तों याद रखिएगा, आपने पीछे पढ़ा कि स्त्रियों की गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता में पता चलती है, उसी तरह सती प्रथा जो कि स्त्रियों से रिलेटेड है, ये सती प्रथा का सबसे पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा और मैं आपको जितना इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूँ, और अगर नहीं क्वेश्चन फंसे तो आप फिर मुझसे कमेंट में ज़रूर जिक्र करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, इसको जो मैं पढ़ करके सुनाते जा रहा हूँ उसे बस आप सुन लीजिए एक बार, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उसे मैं आपको जिक्र करता चलूँगा।
रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो नॉर्मल आप जानते रहिए, पूछता नहीं है। आगे कह रहा है कश्मीरी नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम, पूरा स्थल बुर्ज होम मेन मुख्य पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से गर्तावास का साक्ष्य मिला है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। दोस्तों याद रखिएगा कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहले तो पूछेगा कि बुर्ज होम का संबंध है, तो गर्तावास मतलब कि यहाँ लोग गड्ढे के अंदर घर बना करके रहते थे, ऊपर से छान डाल लेते थे, और इसमें उतरने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियाँ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बुर्ज होम कौन सा स्थल है, तो नवपाषाणिक पूरा स्थल है, याद रखिएगा, ठीक है। और बुर्ज होम से मानव के साथ बकरी को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह कश्मीर में पड़ता है बुर्ज होम, गर्तावास के लिए प्रसिद्ध था और नवपाषाणिक स्थल है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, इसी को साहित्य में कारसाड़ पर कहा गया है। सबसे पहले आप जानिए आहत सिक्के क्या होते थे। दोस्तों आहत का कोई आकार नहीं होता था, चौकोर भी होते थे, गोल भी होते थे, और उस पे मोहर टाइप की चीज़ें उस पर जैसे कभी उस पर धंसा दी जाती थी, ठीक है, तो उसे हम बोलते थे आहत। आहत मतलब होता है चोट लगना, उस पर चोट किया जाता था। तो आहत सिक्के जो हैं, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। जब आप गुप्त काल और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ आप इसका जिक्र करेंगे, और इसी को साहित्य में आहत सिक्कों को क्या कहा गया है, कारसारपण, याद रखिएगा। आगे कह रहा है दोस्तों कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख किसने लिखवाया, तो यवन शासक, और उसके पहले सिक्कों पे क्या होते थे, आहत किया जाता था, चोट किया जाता था, एक धब्बा लगाया जाता था, ठीक है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के में उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, गुप्त वंश का सेकंड शासक समुद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद बनता है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त। इसी के चलते मैं आपको यहाँ पे हर एरा के जो भी आ रहे हैं उनका क्रम भी याद करा दूंगा, और आपको याद करने में बड़ा आसानी हो जाएगी। तो समुद्रगुप्त बीड़ा बहुत अच्छा बजाता था, इसी वजह से इसके काल में जो इसके सिक्के थे उस पे इसकी बीड़ा बजाती हुई मुद्रा अंकित होती थी, और इसको बीड़ा का प्रेमी से मतलब प्रमाण मिलता है, ठीक है। अरिकमेडु पदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आप पदुचेरी जब यहाँ देखोगे दोस्तों भारत के मैप में, तो यहाँ पे एक अरिकमेडु जगह है, यहाँ रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और जब आप NCERT पढ़ोगे तो वहाँ आप जानोगे कि इस अरिकमेडु में कभी रोमन से ऐसे व्यापार हुआ करता था, यहाँ से जमीन के जरिए, ठीक है। चलिए, आगे कह रहा है नोट में कि सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में इसको म्यांमार बोलते हैं, मलाया जिसको स्वर्णद्वीप बोलते हैं, कंबोडिया को कंबोज, और जावा यवद्वीप स्थापित हुए। मतलब भारत का संबंध सबसे पहले इन्हीं देशों से क्या हुआ कि स्थापित हुआ। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा अभिलेख को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण अभिलेख पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हाथी गुम्फा का अभिलेख, जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम जाना गया। तो यह किस शासक के द्वारा मतलब कि इस अभिलेख को किस शासक के द्वारा बनवाया गया, संरक्षण दिया गया, तो हाथी गुम्फा अभिलेख जिसमें भारतवर्ष का सर्वप्रथम नाम मिला, यह कलिंग राजा खारवेल के द्वारा, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख जिसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रुद्रदामन द्वारा। और नासिक अभिलेख याद रखिए गौतमी बलश्री द्वारा। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के द्वारा। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशो वर्मन के द्वारा। तो बस आपको इतना ही अभिलेख महत्वपूर्ण है, इतना ही आपको जानना है, और आप इतना ही को जानिए। तो सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख, यह कलिंग राजा खारवेल, और जूनागढ़ जिसको गिरनार का अभिलेख बोलते हैं दोस्तों, यह रुद्रदामन के समय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, और प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ठीक है। और एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशो वर्मन। चलिए ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख थोड़ा सा देख लीजिए,
यह स्कंदगुप्त के समय में होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी गुप्त वंश का ही शासक होता है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठता है, मतलब कि इसके बाद एक शासक और रहता है, उसके बाद ये बैठता है। चलिए, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे इपिग्राफी कहलाता है। आगे कह रहा है उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की द्रविड़ शैली। दक्षिणापथ के मंदिर के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के प्रभाव मिलते हैं, अतः यह वेसर शैली है। सबसे पहले दोस्तों आप मान लीजिए सपोज करिए भारत है और ये बीच में से आधा कर दीजिए, तो इधर के जो मंदिर है ये उत्तर भारत है, इसको नागर शैली में है, और ये जो इधर के मंदिर जो बीचों बीच के थोड़ा सा है द्रविड़ शैली, और जो सबसे साउथेस्ट मंदिर हैं वह द्रविड़ और नागर दोनों के मिक्सचर है, जिसको हम बोलते हैं वेसर शैली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। सबसे इम्पॉर्टेंट अब आया टॉपिक लाइन कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब वह मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ ये जानिए कि पंचायतन शब्द का संबंध मंदिर से है, और आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे भारत में 4 ही 5 ऐसे मंदिर हैं जो कि पंचायतन की श्रेणी में आते हैं। पंचायतन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बीच का ये मुख्य मंदिर होता है, और यह बीच का मुख्य मंदिर चारों तरफ 4 मंदिरों से घिरा हुआ होता है, मतलब कि यह 4 मंदिरों से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, और ये बीच का मुख्य मंदिर होता है। तो ऐसे जो भी मंदिर हैं भारत में वो पंचायतन मंदिर की श्रेणी में आते हैं, और ज़्यादा नहीं 4-5 ही मंदिर ऐसे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये कह रहा है सबसे पहले कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट, कंदरिया महादेव का मंदिर याद रखिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा पंचायतन मंदिर में आता है, तो आप याद रखिएगा कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, और खजुराहो में ही दोस्तों एक और मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। तो आप ऐसे याद रखिए कि कंदरिया महादेव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर दोनों खजुराहो में है और दोनों पंचायतन मंदिर हैं। ठीक है, चलिए ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है और एक लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। तो आप याद रखिए कि ये भी दोनों मंदिर पंचायतन मंदिर है। कौन कौन से, ब्रह्मेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर दोनों भुवनेश्वर में है। आप फिर देखिए दोस्तों दशावतार मंदिर, यह एकलौता मंदिर है जो कि पंचायतन है, और यह हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है कि दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश जो झांसी बुंदेलखंड वाला एरिया है दोस्तों, वहीं पे यह दशावतार मंदिर है। याद रखिएगा दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, ये भी एक पंचायतन मंदिर है। और एक महाराष्ट्र में है गोंडेश्वर मंदिर जो कि पंचायतन मंदिर है। तो अभी तक हमने देखा पंचायतन मंदिर मुश्किल से 6-7 ही हैं, और खजुराहो में ही 2 हैं। कौन कौन सा, कंदरिया महादेव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ये खजुराहो में हैं। और भुवनेश्वर में 2 मंदिर हैं, ब्रह्मेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर। फिर उसके बाद से आपने देखा दोस्तों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दशावतार मंदिर जो कि बुंदेलखंड झांसी के देवगढ़ में है, और यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, चलिए गोंडेश्वर मंदिर देख लीजिए, यह महाराष्ट्र में। तो अब आपको मुझे मतलब ये नहीं लगता कि आपको याद नहीं हुआ होगा, आप बस इसको बार बार 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे दोस्तों, आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसा लूसेंट आपको कोई नहीं पढ़ाया रहेगा, याद रखिएगा। आप खुद अपना देखिएगा, मैं इस पे शोध कर रहा हूँ, मैंने इन सारी चीज़ों को झेला है, तो मैं ये नहीं सोचता कि और भी बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम आए। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल को देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के कुछ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप जानो कि जिस काल में जो भी थी घटना लिखित नहीं होती थी, जैसे मान
मान लीजिए पूरा पाषाण काल वगैरह था, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल में घटना को लिखी गई, उसका विवरण मिला, उसे हम इतिहास बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इतिहास का एक और भी परिभाषा होता है, अतीत से ले गई वर्तमान में सीख। ठीक है, ये भी एक इतिहास की परिभाषा होती है। विभिन्न इतिहासकार अलग अलग परिभाषा देते हैं, तो हमें इससे मतलब नहीं रखना है, हमें क्वेश्चन से मतलब रखना है, क्योंकि हम इसे मेंस की दृष्टि से तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम इसे बस पीसीएस प्री और बाकी वनडे एग्जाम तक के लेवल के दृष्टि से पढ़ रहे हैं। चलिए, अब बर्तन के बारे में ये जो आगे यहाँ दिया है, ये आपको भी थोड़ा सा बाद बताएंगे, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अभी आप आगे पहले पढ़ लीजिए। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी लेख पढ़े नहीं जा सके, मतलब कि हड़प्पा काल। ठीक है, मतलब कि हड़प्पा काल, सिंधु सभ्यता काल के जो भी हैं वो अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं लेख, उनकी लिपियां। ठीक है, चलिए, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। हम लोग इसी होमो सैपियंस के क्या हैं, अग्रज हैं, और ये होमो सैपियंस ही हमारे पूर्वज हैं। मतलब यहीं से मानव के अंदर सोच समझ विकसित होने लगी। चलिए, अगला कह रहा है, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी थे। आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों कि जो पूर्व पाषाण युग था, उस समय के लोगों को कुछ ज्ञान नहीं था, और लोग क्या करते थे, जड़ों कंदमूल पे अपने आप को डिपेंड रखते थे, और कहीं ना कहीं शिकार करते थे। ठीक है, इसी पे अपना जीवन काल चलाते थे, बस खाते थे और जीते थे। चलिए, आगे कह रहा है कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में हो जाता है, लेकिन इस आग का उपयोग करना लोग नव पाषाण काल में सीखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछेगा आग का आविष्कार कब हुआ, तो पूरा पाषाण काल, और आग का उपयोग कब किया गया, तो नव पाषाण काल। मतलब कि लोगों को इसकी आविष्कार तो हो गया था, लेकिन इसके क्या हम उपयोग कर सकते हैं वो जानकारी अभी तक नहीं थी, जो जाके नव पाषाण काल में होती है। और पहिए का तो आविष्कार दोस्तों नव पाषाण काल में हो जाती है, और यहीं से लोग बैलगाड़ी वगैरह बनाने लगते हैं। ठीक है, अब पैदल यात्रा थोड़ी कम हो जाती है। चलिए, आगे चलते हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपने देखा होगा पूरा पाषाण काल, फिर आपने देखा होगा मध्य पाषाण काल, और फिर आपने देखा होगा नव पाषाण काल। तो दोस्तों, पूरा पाषाण काल जो था वह पूरा शीत युग था, मतलब कि उस समय ठंडी ज़्यादा पड़ती थी। धीरे धीरे परिवर्तन होता है, और मध्य पाषाण काल में थोड़ी सी गर्मी आती है, पर्यावरण में बदलाव होता है, जिसके वजह से घास फूस उग जाते हैं, और जिसको खाने से और पशुओं में प्रजनन होने से पशुओं की संख्या वृद्धि करती है। और नव पाषाण काल में मनुष्य क्या करेगा कि गेहूँ, चावल, इस तरह की जो चीज़ें, जौ हैं, इनको उगाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब पशु ज़्यादा होंगे तो उनको पालेगा भी, और कृषि तो ऑलरेडी खाने के लिए वो कर ही रहा है। तो यही कह रहा है आपसे कि नव पाषाण काल में ही अस्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई। अब एक बात बताओ दोस्तों, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में, आपने तो फैक्ट जान लिया, तो कहानी भी जानो। नव पाषाण काल में अस्थायी निवास इसलिए हो पाया क्योंकि अगर मान लीजिए मनुष्य कोई बीज बोता था, तो वह बीज तो तुरंत उपज नहीं जाएगा, तो उस बीज को पानी देना, जुताई करना, छटाई करना, उसमें से घास फूस, उसी में 1 वर्ष निकल जाते थे या 6 महीना। अब मनुष्य धीरे धीरे क्या हुआ, बसने की प्रवृत्ति में शुरू करने लगा अपने आप को, और जाहिर सी बात है इसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। एक्चुअली में दोस्तों, कुत्ते को पालतू इसीलिए बनाया क्योंकि कुत्ता
की नाक बहुत तेज होती है और कुत्ता किसी भी चीज़ को सूंघ सकता था और कुत्ता इनको हिंसक पशुओं से सुरक्षा भी प्रदान करता था। मान लीजिए कभी इनके कबीले के आसपास शेर वगैरह आ जाते थे तो कुत्ता भौंकने लगता था और यह सतर्क हो जाते थे। तो कुत्ता ज़्यादा हिंसक भी नहीं होता था, ठीक है, और जैसा उसे चाहते थे वैसा उसे चलाते थे। चलिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, उसके द्वारा बनाया गया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था और कुल्हाड़ी अतिरम पक्कम से प्राप्त होता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तो लड़के मारते हैं लोहा, लेकिन नहीं दोस्तों, सबसे पहले तांबा का प्रयोग होगा पूरा पाषाण काल में। और जब सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि इसी तांबे में टीन मिलाकर के कांसा का प्रयोग किया जाएगा। किसका? कांसा का। और वैदिक काल में लोहा आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपसे कह रहा है सबसे पहले मनुष्य ने तांबे को अपना धातु प्रयोग बनाया और जो कुल्हाड़ी मिली है सबसे पहली, यह अतिरम पक्कम एक आंध्र प्रदेश में जगह है, वहीं से कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? अतिरम पक्कम। दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। देखिए अभी मैंने क्या बताया कि पशुपालन, अस्थायी निवास और कृषि तीनों कब होगा? नवपाषाण काल में। जाहिर सी बात है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। मेहरगढ़ दोस्तों ये यही पाकिस्तान में यहीं पे स्थित है, पश्चिमी बलूचिस्तान में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि के लिए सबसे पहले क्या अपनाया गया? गेहूं और जौ। अगर आपसे ऑप्शन में दोनों दे तो दोनों को टिक करना, कोई एक दे तो एक को टिक करना। लेकिन मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? तो चावल का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ये वही मेहरगढ़ है दोस्तों जो कि आज वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चला गया है, ठीक है। यहीं से कृषि के प्रथम प्राचीनतम उदाहरण मिलते हैं, याद रखिएगा। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। अगर आपसे पूछेगा कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य तो कोल्डिहवा और कृषि का प्रथम साक्ष्य तो मेहरगढ़, आप टिक करोगे। एक्चुअली में दोस्तों ये जो सिंधु सभ्यता तक और इधर पूरा पाषाण काल तक आपको सन पे ध्यान नहीं देना है और कुछ चीज़ों पे नहीं ध्यान देना है, क्योंकि इसमें अपवाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका आप ख्याल रखिएगा। चलिए, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई। चलिए आगे कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने हैं, क्योंकि उस समय स्फटिक पत्थर बड़ा ही महंगा पत्थर जो कि वर्तमान में है, ये बहुत पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था, इस वजह से इसके औजार बने हुए मिलते हैं। तो आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा औजार की संख्या किस पत्थर की है, तो आप क्या बोलेंगे? स्फटिक पत्थर। चलिए अगला है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। याद रखिएगा दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व शास्त्र के जनक होते हैं, लेकिन अब अगर आपसे पूछेगा कि भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की सबसे पहले, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट। और किस सन में? तो 1863 ईस्वी में। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे के क्वेश्चन को हम ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। कई बार क्वेश्चन आ चुका है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन नगर भारत का कौन सा था? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो आप टिक करोगे। और आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। आगे चलते हैं। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभि कपि है, मतलब कि अब तक कोई कपि के निशान नहीं पाए गए थे। असम के श्वेतभ्रू गिबन का यही मानवाभि कपि पाया गया है। चलिए
इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। जब आप पूरा पाषाण काल पढ़ लोगे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लोगे, तब आपका ताम्रपाषाण काल आता है दोस्तों। तो आप देखोगे कि जो यह इनाम गांव था यह वर्तमान महाराष्ट्र में है। कहाँ है? वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन एक बस्ती थी और यह जौरवे संस्कृति से संबंध है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनाम गांव में किससे संबंध है? तो ताम्रपाषाण युग से। और यहाँ कौन सी संस्कृति विकसित हुई? तो जौरवे संस्कृति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है, भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिले हैं। आप देखते होंगे कि बृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, यही शिवालिक से टच पूरा उत्तराखंड, नेपाल वगैरह हम लोगों का जो भी है इसी को कह रहा है कि यहाँ जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं। चलिए, प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों भीमबेटका वर्तमान में रायसेन में है। याद रखिएगा कहाँ है, प्लेस पूछ लेता है रायसेन, और यह एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो प्रागैतिहासिक काल में कह रहा है कि भीमबेटका में गुफाओं में शैलचित्र मिले हैं। दोस्तों इस भीमबेटका की गुफाओं में 400 प्लस शैलचित्र मिले हैं। आप वहां जाकर के एक बार देखिए, बहुत ही अद्भुत चित्र बना था। और जो लोग थे अपने शिकारों का, अपने गिफ्टों का, अपने में जो त्योहार मनाते थे, इन तरह के चीज़ों का चित्र बनाते थे। जो पशुओं का शिकार करते थे उस तरह के चित्र बनाए गए हैं, लगभग 400 से अधिक। और आपको याद होना चाहिए कि यह भीमबेटका रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये इतना याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। दोस्तों आप जब ऐसे भारत का मैप देखेंगे तो इसी भारत के मैप में यहाँ गुजरात के पास आप देखेंगे कि नर्मदा है और बीच में सतपुड़ा है, उधर तापी है। तो यह नर्मदा नदी जो है जहाँ से चंबल इधर यहीं आसपास से निकलती है, इसी नर्मदा घाटी में सबसे पहले भारत में मनुष्य का साक्ष्य मिला था, प्रमाण मिला था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला कह रहा है, नोट कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम बार जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किसने किया? तो रिजले ने किया, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। अभी देखिए भारत हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, इसी वजह से आपको अंग्रेजों का नाम अभी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि उस समय अंग्रेज भी कहीं ना कहीं रहे जब हमारी खुदाई हुई 1921 के बाद से, तो तब अंग्रेजों का ही शासन था। चलिए अब सिंधु सभ्यता को हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। तो सिंधु सभ्यता को हम इस वीडियो में ख़त्म कर लेते हैं और कल से हम पढ़ेंगे, कल वाले वीडियो में, वैदिक सभ्यता को। चलिए सिंधु सभ्यता को हम देखते हैं। तो अभी हमारा वीडियो हुआ है 1 घंटे 15 मिनट, लगभग 45 मिनट में हम इस पूरे सिंधु सभ्यता को कॉन्सेप्ट से ख़त्म कर लेंगे और आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन न करिए। चलिए सिंधु सभ्यता सबसे पहले क्या थी? रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है और इस सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। चलिए अब हमने तो इसे पढ़ दिया, अब मैं आपको इसे समझा देता हूँ। एक्चुअली में दोस्तों जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि C14 एक कार्बन की रेडियो कार्बन मतलब कार्बन को जानने की एक विधि है। आप देखते हो कि हर चीज़ में कार्बन मौजूद है। तो इससे कैसे पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है? तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो इसके शरीर में C14 जो रेडियो कार्बन है ये बनना बंद हो जाता है और धीरे धीरे ये C14 घटते जाता है। और जब घटते जाता है तो जितना अधिक घटेगा मतलब उतना ये बाद का है और जितना कम घटा रहेगा उतना ये नया मतलब कि
इससे आप जानकारी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति मरा और 10 दिन बाद जानकारी मिली तो अभी नया का है, तो उसको उसके हिसाब से वैज्ञानिक अपने अनुसार से इस ईसा पूर्व या ईस्वी जो भी सन देना होता है दे देते हैं। ठीक है, तो C14 को थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। अब हम देखते हैं कि कह रहा है 2400 से 1700 ईसा पूर्व। देखिए दोस्तों, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें आपको दिखेंगी, तो इस फैक्ट्स पे जो इसके डेट हैं इस पे आप न जाइए। डेट कभी पूछता भी नहीं है क्योंकि विवाद है, हर इतिहासकार अपना अलग अलग डेट देते हैं, तो इस पे न जाइए। अब याद रखिएगा दोस्तों कि जो यह सिंधु सभ्यता का विस्तार था ऐसे त्रिभुजाकार था। कैसे था? त्रिभुजाकार था। तो दोस्तों आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्या था? त्रिभुजाकार था। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि सिंधु सभ्यता किस रेडियो कार्बन पे मतलब विशेष पद्धति से खोजी गई, तो C14 कई बार पूछा गया है। और आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1921 में किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी आपको मैंने बताया कि त्रिभुजाकार क्षेत्र में थी सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो अब आप देखिए सिंधु सभ्यता का फैलाव देख लीजिए। सिंधु सभ्यता आप ऐसे प्लस बनाइए और प्लस बनाने के बाद से आपको पता है कि यह उत्तर है और यह दक्षिण है, यह पूर्व है और यह पश्चिम है। तो सबसे पहले इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी हिस्सा था मांदा। क्या था? मांदा। और जो कहाँ था? चेनाब नदी पर। ठीक है, चेनाब नदी। और वर्तमान में यह कहाँ है? जम्मू पर है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मेरी आवाज़ को आप सुन लीजिएगा, उत्तरी हिस्सा था। ठीक है, चलिए अब सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी हिस्सा हम देखते हैं, तो दोस्तों दाइमाबाद होता है। कहाँ होता है? दाइमाबाद। और यह किस नदी के किनारे होता है दोस्तों? तो यह गोदावरी पे होता है। किस पे होता है? गोदावरी पे। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपने ये उत्तर और दक्षिण का जाना। उत्तर में क्या था? मांडा है, और मांडा किस नदी के किनारे है? चेनाब के, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है। फिर आपने दक्षिण में जाना दाइमाबाद, और यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आपसे नदी भी पूछ लेता है और स्थल भी पूछ लेता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। और आप देखिए सिंधु नदी का जो पश्चिमी तट, जो नदी मैं बोल दे रहा हूँ, उसके लिए सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी विस्तार था वो पश्चिमी विस्तार था सूतकांगेडोर तक। थोड़ा सा मेरे हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, लिख नहीं पा रहा हूं, आप सुन लीजिए। सूतकांगेडोर तक था, सूतकांगेडोर। और यह किस नदी के किनारे था? तो दास्क नदी के किनारे है। ठीक ना? अच्छा, पूर्वी आप देख लेंगे तो यह हमारे उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर। और यह यमुना की सहायक नदी प्रमुख हिंडन नदी है, इसी के किनारे स्थित है, जो कि वर्तमान मेरठ और उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी विस्तार कहाँ था? तो मांदा दे देगा, या तो चेनाब नदी दे देगा, या तो जम्मू कश्मीर दे देगा। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी विस्तार तो दाइमाबाद या गोदावरी। सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार तो आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी। अच्छा, सिंधु सभ्यता का अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये पश्चिमी विस्तार सूतकांगेडोर, दास्क नदी। मतलब कि अगर आप मोटा मोटा भारत के मैप में अगर आप ऐसे देखें तो दोस्तों भारत के मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंधु सभ्यता का विस्तार यही पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र ऐसे था, और कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। मतलब कि भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में, मतलब कि क्षेत्र में ही सिंधु सभ्यता का विस्तार होता है। तो इतना कॉन्सेप्ट आप यहाँ जान गए। अब आप एक बात बताइए कि लूसेंट पढ़ने में मज़ा क्यों नहीं आएगा? थोड़ा सा समय ही तो दीजिए ना, बस दीजिए, फिर देखिए आपको मज़ा कैसे नहीं आएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता में मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। देखिए यहाँ आपसे
कहना ये चाह रहा है कि सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक थी, मतलब कि लिखी तो गई इसकी लिपियां बट आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। आपने आद्य ऐतिहासिक की परिभाषा यही देखा था अभी पीछे। चलिए अब आगे कह रहा है कि इसको कांस्य युग में रखा जाता था। आपसे मैंने बताया कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल में तांबा आया, और तांबा जब आ गया तो जब उसके बाद का सिंधु सभ्यता है तो इसी में टीन ये लोग मिलाने लगे। क्या मिलाए? टीन, और इन दोनों को मिला करके इन लोगों ने बना दिया कांसा। तो सिंधु काल में क्या कांसा ज़्यादा प्रचलित हो गया, क्योंकि जिसको हम बोल देते हैं ब्रोंज। इसी कांसे को क्यों बनाया गया? ताकि ये मजबूत और हो जाता था। चलिए अब आप देख रहे हैं कि इस सभ्यता में कह रहा है किताब में कि द्रविड़ और भूमध्य सागरी लोग थे। तो द्रविड़ और भूमध्य सागरी लोग मतलब कि भारत का पश्चिमी हिस्सा, मतलब कि जो यहाँ भूमध्य सागर है यहीं पे द्रविड़ है, इन लोगों की बात कर रहा है कि यही लोग आकर के यहाँ पे बस गए। ठीक है, तो इतना आप समझते चलिए। ये भी इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा आप लोग। जहां मैं समझाऊं, जिस टॉपिक को समझाऊं, थोड़ा बताने में अगर भूल जाऊं कि इंपॉर्टेंट है या नहीं तो आप समझ लीजिएगा कि वो पक्का इंपॉर्टेंट है। चलिए, सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक 1924 में थे। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, बस यही पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, तो आप कहोगे 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अब आप याद रखना दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे 5, 6, 7 बड़े नगर पाए जाएंगे। अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। देखिए मैंने आपको जो समझाया वो यहाँ आ गया कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे सुतकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान में है वर्तमान में, और पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, और उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र तक फैला था। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता आप एक व्यू ले लीजिए कि उत्तर पश्चिम तक ही भारत के क्षेत्र में फैला था। ठीक है, तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। तो सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो आप बोलेंगे नगरीय सभ्यता थी। और आपसे पूछ लेगा, यहीं पे बता दे रहा हूं कि वैदिक काल में कौन सी सभ्यता थी, तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है ना, या पूछ लेगा ऋग वैदिक काल, तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखिएगा, सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थान में 6 को ही बड़े नगर में संज्ञा दी गई है। एक्चुअली में दोस्तों सैंधव सभ्यता से या सिंधु सभ्यता से बहुत सारे स्थल पाए गए हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े स्थल हैं जहां से बहुत कुछ अच्छे चीज़ मतलब कि प्रमाणिक चीज़ मिले हैं, हमें बस उन्हें ही एग्जाम पॉइंट से जानना है, क्योंकि हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल थोड़ी ना हम पढ़ रहे हैं, या पीजीटी की दृष्टि से हम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ कंपटीशन क्रैक करने की दृष्टि से स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। तो आप इन नगरों में देखेंगे कि सबसे पहले मोहनजोदड़ो है, फिर हड़प्पा है, फिर गढ़वारी वाला है, फिर धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। अगर आप इतने क्षेत्रों को जान जाएंगे और क्या क्या यहाँ से पाई गई और किस नदी के किनारे हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम ये जान गए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो याद रखिएगा, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा संस्कृति के जो पूरा स्थल है कहाँ पाए गए, तो यह गुजरात में खोजे गए हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। चलिए नोट देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा एक अलग नगर था, मोहनजोदड़ो एक अलग नगर था, बड़े नगर, और इसी सबको मिला के सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता बोल देते हैं। याद रखिएगा, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्घर है।
देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस समय चला गया है। तो अगर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल पूछे तो मोहनजोदड़ो को आप टिक करिएगा, और आपसे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछेगा तो राखी गढ़ी को टिक करिएगा। और ये राखी गढ़ी का नदी का नाम याद रखिएगा कि किस नदी के तट पर है, तो घग्घर नदी के तट पर है। दोस्तों कुछ ही पॉइंट्स के नदियों के नाम भी याद करने हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान, तो मोहनजोदड़ो, और सिंधु घाटी का भारत में सबसे बड़ा स्थान तो राखी गढ़ी, जो कि घग्घर नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ है? हरियाणा में है, याद रखिएगा, प्लेस भी हरियाणा में। चलिए, इसकी खोज 1969 में सूरजभान के द्वारा की गई, बस इतना जानते रहिए। चलिए आगे कह रहा है, लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। दोस्तों बिल्कुल, एक्चुअली में जब आप देखेंगे कि यह जो हमारा कच्छ है और यह गुजरात है और यहीं पे, तो यहीं पे हमारा लोथल है और यहीं पे सुतकोतदा है, ये हमारा प्रमुख बंदरगाह उस समय का होता है। इस बंदरगाह से यह जानना जा सकता है कि उस समय भी व्यापार हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है तो आप कहोगे कालीबंगन, और आपसे पूछे नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त होता है तो आप कहोगे कालीबंगन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलिए। आपसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। मान लीजिए बंदरगाह पूछ लिया तो लोथल या सुतकोतदा दोनों में से कोई भी नाम दे सकता है, तो आप इसको पढ़े रहिएगा, उसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार आप टिक करिएगा। आगे कह रहा है, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त स्नानागार जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्नान कुंड है और उस इतना लंबा मीटर चौड़ा, ये नहीं पूछता है। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ पूछेगा कि जो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था, यहीं पे एक सबसे बड़ा स्नानागार पाया जाता है, जो कि वहाँ की सबसे बड़ी इमारत से प्राप्त होता है। मतलब कि इमारत ऐसे चारों तरफ से रहती है और बीच में यह स्नानागार बड़ा सा रहता है और साइड ये पूरे कमरे बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे होता है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या है। कह रहा है, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। दोस्तों याद रखिएगा, जूते हुए खेत के साक्ष्य और आपके नक्काशीदार ईंट कालीबंगन से मिले हैं, और फिर यहाँ कालीबंगन से एक चीज और मिलेगा, अग्निकुंड। तो आप क्या करिएगा, एक कॉपी पे कालीबंगन लिखिएगा और जितने भी वहाँ से पूरा पाषाण कालयुगीन जो भी चीज़ें मिली हैं उनको आप लिखते चलिएगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको एक जगह। तो कालीबंगन से क्या क्या मिला है याद कर लो फिर से। अग्निकुंड मिलता है, जूते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं और नक्काशीदार ईंट के साक्ष्य मिलते हैं। और दोस्तों लोथल से भी क्या मिलता है, तो लोथल आपको पीछे मैंने बताया कि यह एक प्रमुख बंदरगाह भी था और यहाँ से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो अब अग्निकुंड में आपको या तो कालीबंगन या तो लोथल ऑप्शन में दे देगा, आप दोनों में से किसी एक को टिक कर लेना ऑप्शन के अनुरूप। चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछेगा कि किस पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आप बोलोगे मोहनजोदड़ो से। और कभी कभी जब डीप में क्वेश्चन जाता है 20% हार्ड वाले में, तो क्वेश्चन बोलेगा कि पशुपतिनाथ की मूर्ति पर इनमें से इन जानवरों का चित्र बना था। तो याद रखना, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा ही बस थे। इसमें गाय दे देता है दोस्तों, और अधिकतर लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि गाय को अघन्या भी बोला जाता है। तो लड़के सोचते हैं कि गाय उस समय थी, लेकिन गाय नहीं थी। एग्जामिनर आपको यहीं फंसा देता है। तो ठीक है, तो पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। और इस पे अंकित कौन कौन से जानवर है? हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति
प्राप्त होती है। आपको मैंने बताया दोस्तों कि यह लोग क्या करते थे, कांसे का प्रयोग जाते करते थे, तो जाहिर सी बात है कांसे की ही तो मूर्ति मिलेगी। और कांसे कैसे बनाया जाता था, तांबा प्लस टीन को मिला करके कांसे बनाया जाता था। चलिए आगे कह रहा है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा किस में पूरा स्थल में दिखाया गया, तो आप बोलोगे हड़प्पा में। ठीक है। एक श्रृंगी पशु का अंकन कहाँ मिलता है, तो हड़प्पा की मोहरों पर मिलता है। चलिए आगे कह रहा है, मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ों में थे। देखिए याद रखिएगा दोस्तों, ये मनका क्या होता था, पत्थरों से जो क्वार्टजाइट पत्थर होते थे उसी से आभूषण बनाए जाते थे। और इसका कारखाना कहाँ कहाँ था, तो लोथल और चनहुदड़ो। जब भी दोस्तों कोई नाम रिपीट करे तो उसे आप वहीं पे तुरंत उसके सारे पॉइंट्स को देख लिया करो। जैसे कि लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था और इसी लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, और इसी लोथल में क्या है, मनके बनाने के कारखाने होते हैं। और चनहुदड़ो एक नया प्लेस की जानकारी मिली आपको, तो चनहुदड़ो आप याद रखना। ठीक है। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ से मिले, लोथल एवं चनहुदड़ो से। दोस्तों मेरे गले में पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा दर्द हो जाता है, तो हल्का सा बस मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन यही करूंगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसे खूब पढ़िए और अपने एग्जाम में सफल होइए, जिससे कि मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी कि मेरा मेहनत सफल हुआ। और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं जो यह शोध नया लाया हूँ लूसेंट के ऊपर और जिस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या यह फलित होगा या नहीं होगा, क्या ये मेरा मेहनत व्यर्थ जाएगा या सफल होगा। तो प्लीज़ अपना रिव्यू आप ज़रूर दीजिएगा। अगर मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रहा हूँ तो बिल्कुल आप इस वीडियो को गरीब बच्चों तक भी भेजिएगा, जिससे कि वो पढ़ करके आगे बढ़ सके। बाकी सबके लिए मेरा ये वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक है दोस्तों। और बाकी कहीं मेरे से गलती हो जाए तो मैं भी एक मनुष्य हूँ, टंग है, माइंड है, थोड़ा सा स्लिप कर जाता है। ठीक है। तो उसको सोच करके थोड़ा सा वहाँ क्षमा दे दीजिएगा। चलिए, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। मतलब कि इस पे भाव व्यक्त होते थे। जो भी यहाँ की लिपि थी, मतलब उसको देख के एक भाव उत्पन्न हो जाता था। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का था तो यह पंक्तियाँ दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं होती थी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सुनिए कि सिंधु सभ्यता की लिपि अगर आपसे पूछेगा तो आप क्वेश्चन में टिक करना आंसर कि भाव चित्रात्मक है। और सबसे पहले आप यहाँ ये जान लो दोस्तों कि यह लिपि, मान लो आप कॉपी पे लिखना शुरू करते तो ऐसे लिखते हो, तो दाएं से बाएं, और जब दूसरी लाइन इसमें लिखी जाती थी तो बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, एक सांप की तरह ऐसे लिखी जाती थी। तो याद रखना दोस्तों कि सिंधु लिपि किधर से किधर लिखी जाती थी पूछा जाता है तो आप बोलोगे दाएं से बाएं, और जब एक पंक्तियों से अधिक होती थी तो बाएं से दाएं उसको हम मोड़ देते थे सांप की तरह। ठीक है। तो इतना आपको मैंने अभी पढ़ाया। चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ें हैं वो पढ़ा देता हूँ, फिर आपको उत्खननकर्ता और नदियों का नाम, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। चलिए दोस्तों हम इसे देखते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है कि नोट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली में सुमेरियन सभ्यता थी जो वो बड़ी सभ्य सभ्यता थी, और यह सबसे पहले लिखने लिपि का प्रयोग करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले लिपि की प्रयोग करने वाली सभ्यता दोस्तों तो सुमेरियन सभ्यता होगी। इसे आप भूलिएगा मत, बिल्कुल ही याद रखिएगा, क्योंकि लड़के मारेंगे सिंधु सभ्यता, जबकि सिंधु सभ्यता इसके बाद लिखना सीखती है। ठीक है। नहीं तो पूरा पाषाण काल में ही नहीं लोग लिखना जान जाते। तो सुमेरियन सभ्यता सबसे पहले लेखन कला में, मतलब सभ्यता में विकसित हुई। चलिए, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है। याद रखिएगा कौन सी पद्धति अपनाई, ग्रिड पद्धति। घरों के
दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एक्चुअली में होता क्या था दोस्तों, लोथल को छोड़ करके सारे जितने भी 6-7 स्थान मिले हैं वहाँ लोग घरों के दरवाजे फ्रंट गेट नहीं बनाते थे, पीछे से एक दरवाज़ा बनाते थे, वहाँ से निकलते थे। लेकिन जो लोथल ऐसा नगर है अकेला जहाँ घरों के दरवाजे जो थे वह मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अब जब लोथल यहाँ आ गया तो फिर हम लोथल को रिपीट कर लें ताकि हमें वो चीज़ें याद हो जाएं। तो लोथल से दोस्तों क्या हुआ है, मनके के कारखाने मिले हैं, अग्निकुंड का प्रमाण मिला है, और आपने देखा कि यह एक प्रमुख बंदरगाह भी था। और यहाँ आपने देखा कि लोथल के घरों के दरवाजे क्या होते थे, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी किसी भी और स्थल के पूरा स्थल जो भी पाए गए वहाँ के दरवाजे मेन सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे। ठीक है, और इन्होंने सिंधु सभ्यता के लोगों ने कौन सी पद्धति अपनाई दोस्तों, तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। चलिए आगे चलते हैं। तो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी दोस्तों, तो गेहूं और जौ। जाहिर सी बात है गेहूं और जौ को उन्होंने सबसे पहले प्रयोग में लाया, और गेहूं और जौ ही ये मुख्य फसल थी। तो अगर आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी या सबसे पहले किसका प्रयोग किए, तो अगर गेहूं ऑप्शन में होगा तो गेहूं को टिक करना, जौ होगा तो जौ को टिक करना, दोनों एक साथ होगा तो दोनों को एक साथ टिक मारना। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे पढ़ के गए हो। चलिए आगे चलते हैं। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। एक्चुअली में दोस्तों अभी तक इन लोगों को मीठापन का कोई अनुमान नहीं था कि किस चीज़ से मिलेगा, तो यहाँ पे शहद प्राकृतिक था और पेड़ों पे मधुमक्खियाँ छत्ते लगाती हैं, तो शहद का ये लोग प्रयोग करते थे किसी भी चीज़ में मिठास के लिए। ठीक है, मिट्टी से बने हल बनमाली से मिलते हैं, इसी को कई जगह बनावली भी लिख देता है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों, तो बनावली या बनमाली, जो भी ऑप्शन में देगा आप उसको टिक करिएगा। मतलब नाम एक ही है, कई किताबों में बनावली देता है, यहाँ बनमाली दिया है। चलिए आगे चलते हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है, और चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। देखिए दोस्तों आपने यहाँ देखा कि रंगपुर एवं लोथल दो जगह था। रंगपुर जो है भादर नदी के किनारे होगा, अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना दोस्तों, सॉरी मादर नदी है, भादर नहीं मादर नदी। अच्छा, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, और यह चावल के दाने मतलब कि कच्ची अवस्था में नहीं मिले, जले हुए अवस्था मिले हैं, क्योंकि जले हुए अवस्था में ही वो उपज पौधे नहीं बन पाएंगे और वो काफ़ी दिन तक वैसे के वैसे रहेंगे, याद रखिएगा। और धान की खेती होने का प्रमाण भी यहाँ मिलता है, और चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त होते हैं। चावल की खेती की बात नहीं कर रहा है, चावल के प्रथम साक्ष्य की बात कर रहा है। तो अगर आपसे दोस्तों पूछता है कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आप बोलोगे लोथल, और चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो या तो आप कोल्डिहवा दोगे या तो लहुरा दे दोगे। तो वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें बड़ा विवाद होता है, कई विद्वानों ने उसे माना है, कई विद्वानों ने उसे माना है। तो अब फिर यहाँ लोथल आया दोस्तों, तो लोथल को फिर रिवीजन करो। अग्निकुंड मिला है, बंदरगाह है, मन के बनाने के कारखाने थे, और आपने क्या देखा था यहाँ पे कि लोथल में ही क्या था, एक चीज और था, ध्यान नहीं आ रहा, आप उसे रिवीजन कर लेना। रंगपुर मादर नदी के किनारे है, और ये जो लोथल है भोगवा नदी के किनारे है, याद रखना। ठीक है, अभी हम आगे सारी नदियों के बारे में विवरण आपको देंगे, ठीक है, विस्तार से। चलिए आगे चलते हैं। तो सुरकोतदा दोस्तों वही सुरकोतदा जो कि लोथल के साथ एक प्रमुख बंदरगाह माना जाता है, और कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। अब कालीबंगन से क्या क्या मिला है तो आपको पता ही है दोस्तों, कालीबंगन से अगर देखें तो जुते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगन में आपने और भी कुछ देखा था, ध्यान नहीं मुझे आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ तो कंसंट्रेशन मेरा यहाँ है, आप पीछे रिपीट करते जाना। तो सुरकोतदा जो कि पीछे आपने देखा एक प्रमुख बंदरगाह था लोथल के साथ, और कालीबंगन का अर्थ है जुते हुए खेत, और यहाँ से ईंटों की नक्काशीदारी भी मिलती है। ठीक है,
और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले, मतलब कि घोड़े का भी साक्ष्य यहाँ से मिलता है कि घोड़ा भी ये लोग रखते थे। और कहाँ से मिलता है घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य? तो सुरकोतता, कालीबंगा और लोथल, जो कि सैंधवकालीन स्थल थे। चलिए, सैंधवकालीन दोस्तों देखिए तौल के लिए 16 के अनुपात में इकाई को, मतलब अनुपात में ये लोग निकालते थे। और आप यहाँ पे एक देख लो कि तांबा का ये क्या करते थे, आयात कहाँ से करते थे। सबसे पहले देख लो, मतलब कि इस आयात से ये समझ में आ जाता है कि इस समय भी व्यापार हुआ करता था, तभी तो दोस्तों लोथल और सुरकोतता प्रमुख बंदरगाह थे। तो तांबा को ये खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से मंगाते थे, मतलब पश्चिम की तरफ से मंगाते थे, इधर भारत के पश्चिम की तरफ से। और चांदी को ये अफगानिस्तान से और ईरान से मंगाते थे, मतलब चांदी भी पश्चिम से मंगाते थे। सोना मंगाते थे कर्नाटक, तो कर्नाटक तो अपने भारत में है, अफगानिस्तान और ईरान से। और टीन मंगाते थे अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद पत्थर जो आता है वो मंगाते थे सौराष्ट्र, जो कि वर्तमान गुजरात से। और लाजवर्त का पत्थर मंगाते थे मेसोपोटामिया से। सीसा मंगाते थे ईरान से। तो थोड़ा सा आप इसे याद कर लीजिएगा, जानते रहिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें से पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ से आयात करते थे। आगे कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, लॉजिक लगाइएगा थोड़ा सा कि जब नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, भैंसा गाड़ी का ही तो उपयोग करेंगे। 2 पहिए लगा देंगे, भैंसों को आगे लगा देंगे, या गायों को। आपने गांव में बैलगाड़ी भी देखा होगा। तो इसी तरह के तो आप लॉजिक लगा करके पढ़िए, रटने की प्रयास मत करिए। आपको मैं इतना धुरंधर बना दूंगा कि आपको पूरा लूसेंट एक समय आपके जवान पे होगा। बस आप वीडियो को 2-3 बार फास्ट स्पीड करके पढ़ जाइए, ठीक है। आगे कह रहा है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। तो याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया में एक अभिलेख था, वहाँ मेलुहा शब्द लिखा है, और उस मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता है। मतलब कि इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया से इस सिंधु सभ्यता का कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा। चलिए, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। हड़प्पा संस्कृति में भी दोस्तों वणिक वर्गों के हाथों में संभवतः बताया जा रहा है कि शासन था। तो यह क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नहीं। आगे कह रहा है पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो आप बोलेंगे दोस्तों पिग्गट ने। आगे चलिए, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। क्योंकि दोस्तों इसी समय क्या होता है कि खेती शुरू हो जाती है। तो जब खेती शुरू होगी तो कोई भी नई चीज़ शुरू होगी तो लोग उसे भगवान का ही रूप मानेंगे। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मान करके उसको पूजते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, क्योंकि लोग अब मनुष्य यहाँ से धीरे धीरे डेवलप करेगा, और जो उसे जहाँ से चीज़ें वृक्ष से क्या होती थी, उसे भाई खाने की मिलती थी, तो उसे ही भगवान मानता था। तो कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए हमें रोटी की ज़रूरत है और हमें रोटी नहीं मिल रही है, और उस भूख में अगर मुझे कोई रोटी दे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों वही मेरा भगवान होगा, मैं उसी को पूजूंगा, ठीक है, कि भाई उसने ही मेरा पेट भरा है, भगवान के रूप में आकर के। चलिए आगे कह रहा है कि स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक जो हमारे घरों में ये जो चिन्ह बनाया जाता है, मतलब कि धार्मिक त्योहारों पे और भी मतलब कि त्योहारों पे, तो ये स्वास्तिक चिन्ह जो है ये संभवतः हड़प्पा की ही देन है। तो अगर संभवतः बन गया तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें विवाद होगा। और इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी में मंदिर मिलेंगे ही कैसे, क्योंकि अभी तो लोग डेवलप कर रहे हैं। अभी तो लोग जिस चीज़ को खा रहे हैं, जिस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, उसी को अपना भगवान समझ रहे हैं। मंदिर कब से आने लगेंगे? धीरे धीरे वैदिक काल के बाद धीरे धीरे मंदिर का कॉन्सेप्ट आने लगेगा। चलिए, सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। याद रखिएगा, किसकी प्रचलित है? तो मातृदेवी की सर्वाधिक उपासना
ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। एक्चुअली में होता क्या था दोस्तों, कुबड़ वाले सांड को ये लोग शिव जी का प्रतीक मानते थे, क्योंकि ये लोग शिव जी की पूजा करते थे। और आपने देखा कि पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, आगे कह रहा है स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियों को मृण मूर्तियां बोला जाता है। अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। तो जाहिर सी बात है, अगर स्त्री की मिट्टी की मूर्तियां ज़्यादा मिली हैं तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक रहा हो। ऐसा हमारे इतिहासकार और वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम दोस्तों अब इसे हम देख लेते हैं। मेन चीज़ जो है ये याद रखिएगा, इसमें जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताऊंगा उसे देख लीजिएगा। सबसे पहले हड़प्पा जो है यह दोस्तों रावी नदी के तट पर है। दोस्तों लड़के सिंधु नदी मार देते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, याद रखिएगा। हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर है। कहाँ है? रावी नदी के तट पर, ठीक है ना। और यह पाकिस्तान के पंजाब मतलब पाकिस्तान में, बस इतना ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा मत याद रखिएगा। आपको बस प्रमुख स्थल और नदी का नाम याद रखना है और कुछ एक में उत्खननकर्ता का नाम याद रखना है, बस आपको इतना जानना है। हाँ, स्थिति आप बस अपने दिमाग में लोकेशन के लिए जानिएगा। ठीक है, आपको बस याद क्या क्या है रखना, प्रमुख स्थिति और नदी और कुछ उत्खननकर्ता के नाम। स्थिति को बस आपको एक लोकेशन के तौर पे जानना है, याद रखिएगा। अगर रटेंगे तो रटते रह जाएंगे, फिर हम नहीं कुछ कर पाएंगे भैया। तो ठीक है, जो मैं जितना कहूँ उतना आप करो। एग्जाम में अगर नहीं क्वेश्चन फंसा तो आप मुझे से मिलना। ठीक है, तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है और यह पाकिस्तान के पंजाब में है। और इसके उत्खननकर्ता का नाम आपको रटा हुआ होना चाहिए, सिर्फ किसका? 1921 में दयाराम साहनी का, और आगे किसी का नहीं। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर है, यह पाकिस्तान के लारकाना जिले में है। और इनका नाम याद रखना है कि राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की उत्खनन कराई, और बाकी आगे किसी का नाम नहीं याद रखना है। आगे का चनहुदड़ो जो सिंधु नदी के तट पर है और यह भी पाकिस्तान में ही है, और इसमें किसी उत्खननकर्ता का नाम याद नहीं करना है। कालीबंगा आप देखोगे दोस्तों तो यह घग्घर नदी के तट पर है, और यह आप बस इतना जानो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसमें भी किसी का वो उत्खननकर्ता का नाम याद नहीं करना है। कोट दीजी जो कि सिंधु नदी के किनारे है, और ये भी सिंध प्रांत में ही है, मतलब कि आप पाकिस्तान में, याद नहीं रखना है। और इसके उत्खननकर्ता को भी नहीं याद रखना है। रंगपुर जो कि मादर नदी के किनारे है, गुजरात में है रंगपुर, याद रखिएगा। और रंगनाथ राव, ये बस याद रखना है, इसके उत्खननकर्ता है। तो रंगपुर से रंगनाथ राव को आप याद रखिएगा। रोपड़ जो है दोस्तों ये सतलज नदी के किनारे है और ये पंजाब में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ का उत्खननकर्ता कराया था। लोथल जो आप अभी देख रहे थे प्रमुख बंदरगाह, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और गुजरात में स्थित है। तो इस लोथल का भी रंगनाथ राव ही क्या करेंगे? उत्खननकर्ता। अब मुझे किसी भी उत्खननकर्ता और स्थिति को बस थोड़ा सा जानना है, उत्खननकर्ता को नहीं जानना है। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी है और मेरठ जिला में, आपको पता ही है। सुतकांगेडोर आपको मैंने बता ही दिया, दास नदी जो कि पाकिस्तान में है। बनवाली या बनावली रंगोई नदी के किनारे हरियाणा के हिसार में है। धौलावीरा दोस्तों ये लूनी नदी के किनारे है, ये गुजरात में है। इसी धौलावीरा को अभी 2-3 दिन पहले यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। करंट का एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। सोतकाह सादिकौर, सोतकाह को आप छोड़ दीजिए, आप बस याद रखिए कि हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे है। चनहुदड़ो यह सिंधु नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो दोनों कहाँ होंगे? सिंधु नदी। और हड़प्पा कहाँ होगा? रावी नदी। कालीबंगन कहाँ होगा? घग्गर नदी राजस्थान। और कोट दीजी भी होगा सिंधु नदी जो कि सिंध प्रांत में है। रंगपुर है यह मादर नदी गुजरात में के किनारे है। और रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे पंजाब में है। और लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। आलमगीरपुर आपको मैंने बताया हिंडन नदी के किनारे जो कि यमुना की मुख्य सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश मेरठ में है। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान। और बनवावली रंगोई नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले। और धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात में।
ठीक है। आपको मैंने बताया कि हड़प्पा जो था इसके उत्खननकर्ता 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी थे। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी 1922 में थे। आपको मैंने बताया रंगपुर से रंगनाथ राव को आप याद करिए, सन न याद करिएगा। रोपड़ से आप याद करिएगा यज्ञदत्त शर्मा को, और लोथल से आप याद करिएगा रंगनाथ राव को। तो मतलब कि रंगपुर और लोथल दोनों को कौन किए? रंगनाथ राव किए। फिर आप याद कर लो नदियों के नाम, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से 5-6 नदियों का नाम आपको याद होना चाहिए, तभी यहाँ से आप क्वेश्चन हिला पाओगे। तो एक बार फिर मैं आपको पढ़ा देता हूँ। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो सिंधु नदी के तट पर, कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर, कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर। ठीक है। रंगपुर मादर नदी के तट पर, रोपड़ सतलज नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर, बनावली रंगोई नदी, और धौलावीरा दोस्तों लूनी नदी के तट पर, जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए तो आगे हम थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है कुछ पॉइंट, उस पॉइंट को अब हम देखेंगे। चलिए, सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जाहिर सी बात है दोस्तों कि सूती गर्मी के लिए पहनेंगे और ऊनी ठंडी के लिए, क्योंकि उस समय भी मौसमी प्रक्रिया तो हुआ ही करती होगी। ठीक है। चलिए, सैंधववासी मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलिए देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक्चुअली में जब ये मान लीजिए कोई बर्तन बनाते थे लाल मिट्टी के बर्तन, तो बर्तन जब पकेगा मिट्टी का तो लाल हो जाएगा, इसके बाहर बाहर काले रंग का पोताई कर देते थे। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग लाल रंग के लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उस पर काले रंग से डिजाइन बना देते थे, वही उनके लिए डिजाइन हुआ करता था उस समय में। चलिए आगे कह रहा है, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि अभी तलवार का कॉन्सेप्ट कहाँ आएगा, अभी नहीं आता है, तो तलवार से परिचित अभी ये नहीं होते हैं। आगे कह रहा है, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कालीबंगन का अर्थ क्या है, तो काली चूड़ियाँ, और यहाँ से खेत जोतने के प्रमाण और अग्नि पूजा के भी, अग्निकुंड के भी प्रमाण आपको पीछे मैंने पढ़ाया, और यहाँ भी देख लिया कि आपको यहाँ से प्रथा मिली है। अच्छा चलिए, कालीबंगन का अर्थ होता है जुता हुआ काली चूड़ियाँ। अब आप इस कालीबंगन एक ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल था, इस जो 6-7 हम हड़प्पा कालीन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल इस तरह के स्थल बताए हैं, उसमें कालीबंगन जो था वह क्या था। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता था। वैसे मान लीजिए मोहनजोदड़ो था तो यहाँ की भूमि ऐसे थी, ये भूमि थी, ठीक है ना। तो यह क्या होता था, यह ऊंचे स्थान पे जो वणिक वर्ग लोग थे वो रहते थे, और नीचे सामान्य। तो यही सारा कॉन्सेप्ट सब में है। लेकिन जो और कालीबंगन है, इस कालीबंगन में भी ऐसे ही भले लोग रहते थे, लेकिन यह पूरा घेरा हुआ था, पूरे लोग एक मिल करके होते थे। यहाँ अलगाव की भावना देखने को नहीं मिलती थी। तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ रहता था, तो आप बोलोगे कालीबंगन। अच्छा चलिए, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। अभी आपने देखा कि माटी की मूर्ति मिलती हैं महिलाओं की, तो उससे हम लोग कहते हैं मातृसत्तात्मक। तो जाहिर सी बात मातृसत्तात्मक रहा होगा, लेकिन उनको पर्दे प्रथा में भी रखते होंगे, और वेश्यावृत्ति भी कुछ औरतें हर एरा में हो जाती हैं कि वेश्यावृत्ति उनका धंधा बन जाता है, उनसे वो अपना कुछ मनी जो भी होता है पैसे कमाती हैं, तो में भी प्रचलित थी। ठीक है। आगे कह रहा है कि शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। मतलब शवों को जलाया भी जाता था अगर लकड़ी मिल जाती थी, और नहीं मिलती थी तो जहाँ पे लकड़ी वगैरह की मौजूदा नहीं थी वहाँ शवों को गाड़ दिया जाता था। ठीक है। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रक्रिया। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछेगा कि किस पूरा स्थल में शवों को दफनाया जाता था, तो हड़प्पा में, और कहाँ पे जलाया जाता था, तो मोहनजोदड़ो में।
तो हड़प्पा में क्या होता था, शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियां मिली हैं। युग्म समाधियां मतलब कि दो लोगों की समाधियां, एक ही समाधि में दो लोग मरे हुए को क्या क्या गया, दफनाया गया है। मतलब कि एक ताबूत में दो लोगों को रख के दफनाया गया है। तो लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं, याद रखिएगा, लोथल और कालीबंगा में। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ से दो युग्म की समाधियां मिली हैं, तो लोथल और कालीबंगा। और मैंने आपको बुर्ज में बताया था कि मनुष्य के साथ बकरी का प्रमाण मिलता है वहाँ पे दफनाने का। और आपसे पूछेगा कि शवों को दफनाया कहाँ जाता था, तो हड़प्पा में, और जलाया कहाँ जाता था, तो मोहनजोदड़ो में। सबकी अलग अलग अपनी रीति रिवाज, जिस जैसे अभी वर्तमान संस्कृति में है वैसे उस समय भी रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। देखिए दोस्तों, एक्चुअली में विभिन्न विद्वान इसके लिए अलग में मतभेद है और अलग अलग बात कहते हैं। कोई कहता है पर्यावरण बदलाव, कोई कहता है भूकंप आ गया, कोई कहता है बाढ़ आ गया, कोई कुछ कहता है। तो सबसे इसमें ऑथेंटिक बाढ़ को माना गया कि बाढ़ आया और इसी से सिंधु सभ्यता क्या हुई, विनाश हो गई। और आग से पकी हुई मिट्टी को दोस्तों टेराकोटा कहा जाता है। आप याद रखिएगा, वर्तमान में भी हम लोग टेराकोटा उसी को कहते हैं। टेराकोटा उद्योग मतलब कि कुम्हार के द्वारा मिट्टी से पका करके जो बर्तन और विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, आप यूपी का अगर एग्जाम देते हैं तो इस टेराकोटा के लिए फेमस, टेराकोटा के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो दोस्तों गोरखपुर के। तो गोरखपुर का टेराकोटा उद्योग फेमस है पूरे यूपी में, याद रखिएगा। तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आए तो यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपको तैयार करा देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हमारा जो वीडियो है 1 घंटे 56 मिनट का बन गया और हम अगले वीडियो में वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे और ऐसे ही 2 घंटे की क्लास में हम लगभग मौर्यन तक को कवर कर लेंगे। और जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मैं सिर्फ उसी को, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैं सिर्फ उसी को कंप्लीट करूंगा, याद रखिएगा। क्योंकि हमें फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना है, उससे ना पढ़ना है ना याद करना है। एकदम आप प्रण कर लीजिए दोस्तों। और आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि यही पढ़ने की स्ट्रेटजी होती है। वरना किताब तो सब पढ़ते हैं लेकिन उसका निचोड़, उसका प्रतिफल कौन पा पाता है। तो आप उतना ही पढ़िए जितने से आपको एग्जाम क्वालिफाई हो। अगर आप फर्स्ट रैंकर भी होंगे तब भी वही पद पाएंगे, और आप सेकेंड रैंकर होंगे तब भी वही पद पाएंगे। तो हमें बस एग्जाम में किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद अपना के सिलेक्शन लेना है। और बस आपसे एक ही विनम्र हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं रात के 4:30 बज रहे हैं और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और अपने तरफ से मैं बिल्कुल, और आप लोग बोलोगे कि क्यों तुम बता रहे हो मेहनत कर रहे हो, तो दोस्तों मैं मेहनत कर रहा हूं और मेरा मेहनत तभी सफल होगा जब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और गरीब से गरीब बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाइए, क्योंकि मैं गरीब बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस रहता हूं और उनके लिए मैं भविष्य में भी कुछ और करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो, जो कि लूसेंट की क्लास मेरी पहली थी, और इसमें आप बताइए कि समझाने का तरीका कैसा रहा और किस प्रकार से मैं आपको समझा पाया, अपनी बात आप तक पहुंचा पाया। और आपको अपने जो लूसेंट आप पढ़ते हैं या औरों जगह पे जहां आप पढ़े हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो हमसे ख़राब पढ़ाए हैं, वो हमसे भी बेस्ट हो सकते हैं। लेकिन आप उन दोनों लोगों में, सब में, अपने और उनमें तुलना करके देखिए कि क्या मैं लूसेंट में अपना जो योगदान दिया हूँ पढ़ाने का, ये जो मैं अपना शोध किया हूँ, क्या ये सफल रहा मेरा। तो इसको प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि मुझे और मेहनत करने का हौसला मेरे अंदर उत्पन्न हो। ठीक है, तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जहां हम वैदिक काल से शुरुआत करेंगे। ओके, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।